चलिए, नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत के विषय में और आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। यह क्लास मूल रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, यूपी, टीजीटी का जो एग्जाम पीजीटी का होने वाला है, उन सभी के लिए है। आज हमारी यह छठी क्लास है। आप सभी को पता है कि डिजिटल बोर्ड पे क्लास बेसिकली इसलिए नहीं हो पा रही है, थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ रही है, इसलिए आपकी क्लास वहां पर नहीं हो पा रही है। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास का पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा नीला जल योजना, जिसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ है? यह डी अल्मोड़ा है, अल्बुकर्क, डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव। बताइए। नीला जल योजना, जिसे हम नीला पानी की नीति भी कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी इंग्लिश में कहा जाता है। मूल रूप से जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो एक यूरोपियन कंपनी, जिसे पुर्तगाली कहते हैं, पुर्तगीज कंपनी ऑफ इंडिया, यह भारत आती है। भारत आकर के एक नीति की घोषणा करती है और कहती है कि साहब, भारत में जो हिंद महासागर का प्रदेश है, इस पे केवल और केवल हमारा ही प्रभाव स्थापित रहेगा। ठीक है। तो इस नीति की जो शुरुआत है, यह किसने की थी? इस नीति के माध्यम से पुर्तगाली कंपनी आर्मेडा व्यवस्था की भी जो है शुरुआत करती है। तो मूल रूप से जब ब्लू वाटर पॉलिसी की बात की जाती है तो फ्रांसिस डी अल्मीडा, जो पुर्तगाली गवर्नर था, उसने इस नीति की शुरुआत की थी। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1757 में प्लासी का होता है, आपको पता ही होगा। 1760 ईस्वी में वांडीवास, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध, ये तीन युद्ध हमारे इतिहास में माइलस्टोन माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं युद्धों के माध्यम से इतिहास में अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था काउंट लाली, इसे काउंट डी लाली भी कहा जाता है। फ्रांस का एक बहुत बड़ा सेनापति था यह। तरते कर्नाटक युद्ध हुआ 1759 से 60 के बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास की निर्णायक लड़ाई यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। क्लियर? चले, अगला प्रश्न ये रहा, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के द्वारा भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एकाधिकार खो दिया? यानी कि अंग्रेज कंपनी जो थी भारत में, ये अपना व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर देती है। एक अच्छा प्रश्न है। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। बताइए। यहाँ पर भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, लेकिन जो चाय का व्यापार था वह यह करती रही। चीन के साथ जो व्यापार था यह जारी रहे। ठीक है। और यह घटना घटित होती है 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एक अच्छा प्रश्न है। सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत, यानी कि जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं ना, तो आपको पता होगा विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में जो महाराष्ट्र का हिस्सा आता है, वो एक अकाल प्रभावित हिस्सा होता है। और वहां पर कई सारे किसान जो है वह आज भी आत्महत्या करते हैं। ठीक है। तो उस समस्या से निदान पाने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी ने कहीं ना कहीं वहां पर जो है कई सारे नहरों का निर्माण करवाया था, जिनमें अगर मैं बात करता हूं तो डोलेश्वर बैराज का नाम आता है, प्रकाशम बैराज है, कुरनूल कुडप्पा नहर है। तो सर ऑथ कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन और कर्नल रॉबर्ट स्मिथ स्मिथ बताइए, सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? एक नया प्रश्न है, प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। सर ऑर्थ कॉटन यहां पर जो है आपका सही जवाब रहेगा। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है। सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड मिंटो के द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। बताइए। यहाँ पर एक प्रश्न आप सभी के लिए। देखो, जब भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन की बात आएगी ना, तो विभाजन का जो मूल कारण माना जाएगा वह माना जाएगा नरमपंथी और गरमपंथियों में विवाद। ठीक है।
कि भाई दो विवाद यहाँ पर शुरू होते हैं नरम और गरम पंथियों में, तो अंग्रेज सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथी जो थे, इनमें एक प्रकार का जो है विश्वास का अभाव माना जाता है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाना चाहिए। सर स्टेफर्ड क्रिप्स में यह परिकल्पना की गई थी। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि आखिरकार जो है वह क्या परिकल्पना यहाँ पर की गई थी, बताइए। इसके पीडीएफ आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, उसे डाउनलोड करिएगा। उसे डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन करिएगा और उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो थ्री डॉट का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करने के बाद में जो दूसरा ऑप्शन आता है फ्री मटेरियल, उस फ्री मटेरियल ऑप्शन से आप डायरेक्ट इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स योजना जो है इसमें मूल रूप से ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे जाना चाहिए। लेकिन फिर एक ही बात यहाँ पर विवाद का कारण बनी कि आखिरकार द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह कब खत्म होगा। आज एक बात बताइए, अगर कोई भी युद्ध शुरू होता है तो उसमें एक निश्चित परिणति तो होती है ना कि वह खत्म कब होगा भाई साहब, उसका कोई नियत नहीं पता ना। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार करें। कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन्स, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी, बताइए। केवल एक दो, दो तीन, केवल तीन, एक दो तीन, बताइए। देखिए, जब हम बात करते हैं ना केसी चंद्रसेन या केशव चंद्रसेन, तो इन्होंने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और मेरे दोस्त याद रखिएगा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इनकी स्थापना की थी। क्लियर हो गई। जबकि हम कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय, मेरे दोस्त, इन्होंने द्वारिका नाथ टैगोर व विलियम एडम, इनके साथ मिलकर के मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना की थी। कुछ किताबों में कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना 1821 में मिलता है, तो कुछ किताबों में यह 1823 में हमें जानकारी मिलती है। क्लियर हो गई। केशव चंद्र सेन का कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी के साथ कोई रिलेशन हमें देखने को नहीं मिलता। उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई होगी। आज हमारे प्रश्नों की संख्या लगभग 30 क्वेश्चन रहेंगी औरों की तुलना और दिन की तुलना में। सत्य सदक समाज जो है यह संगठित किया। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन था यह। गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक किसान आंदोलन था यह। अगर मैं सत्यशोधक समाज की बात करता हूं तो सत्यशोधक समाज 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? महात्मा ज्योतिबा फूले ने शुरू किया था। कब किया था? 1873 में। बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई? ज्योतिबा फूले ने शुरू किया और ज्योतिबा फूले की जो रचना मानी जाती है यह मानी जाती है गुलामगिरी। बताओ कौन सी रचना मानी जाती है जी? गुलामगिरी। मूल रूप से एक महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन था। अभी हाल ही में एक नई फिल्म आई है, आपको पता होगा, फूले। वो फूले सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले इनके जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो एक बार आप जरूर देखिएगा। तो ज्योतिबा फूले ने एक किताब तो गुलामगिरी लिखी थी और दूसरी किताब जो है उसका नाम आता है सेनकार यनवा असुधा। मैं लिख दे रहा हूं नाम, सेनकार यनवा असुधा, ये इनकी दूसरी रचना है। तो पहली गुलामगिरी हो गई, दूसरी सेनकार यनवा यशुदा हो गई। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है यह संबंधित है सामाजिक सुधारों से, शैक्षिक सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार और सांविधिक सुधार। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है यह 1919 की घटना है।
इसे हम 1919 का भारत परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम के रूप में भी जानते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना जो है वो यहाँ पर की गई थी। ठीक है, और मूल रूप से यह सांविधिक सुधार से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? याद रखिएगा, सांविधिक सुधार से जुड़ा हुआ है। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? स्वदेशी और बहिष्कार, बहुत बढ़िया सवाल है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध एक आंदोलन था, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन की भारत यात्रा। बताइए, स्वदेशी और बहिष्कार शब्द जो है हमारे भारत के इतिहास में पहली बार कब देखे गए थे? याद रखिएगा, भारत के इतिहास में पहली बार देखे गए थे 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। बताओ क्या हुआ था? याद रखिएगा, बंगाल विभाजन हुआ। और जब बंगाल विभाजन होता है तो इसी दौरान क्या चलाया जाता है? याद रखिएगा जी, स्वदेशी आंदोलन जो है वह चलाया गया था। तो यहाँ पर बंगाल विभाजन भी हमारे बीच है, तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा। मान लीजिए से एक प्रश्न में बंगाल विभाजन अगर ऑप्शन में नहीं होता तब हम स्वदेशी आंदोलन कर लेते, ठीक है ना। तो उस समय यह स्वदेशी और बहिष्कार आए थे। पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? सती प्रथा के संदर्भ में, बाल विवाह या शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। डी के कर्वे, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, आपको यह पता ही होगा क्या दिया गया है इन्हें। इन्हें याद रखिएगा, भारत रत्न भी दिया गया है। पूरा नाम होता है धोंदा केशव कर्वे, धोंदा केशव कर्वे, ये इनका पूरा नाम है। और यह जो है स्त्री शिक्षा से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? स्त्री शिक्षा से। अगला प्रश्न, गांधीवाद और मार्क्सवाद, यहाँ पर हमारे बीच में दो एक विचारधाराएं आती है। एक तो वो है जो महात्मा गांधी ने शुरू की थी, जिसे हम गांधीवाद कहते हैं, और एक वो है जो जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने शुरू की थी, इसलिए हम क्या कहते हैं? मार्क्सवाद कहते हैं। के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह कौन सी है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति और आर्थिक नियतिवाद। बताइए सब। कार्ल मार्क्स 1818 में पैदा होता है, 1883 तक रहा। इनका एक मानना था कि राज्य का प्राथमिक कार्य शासक वर्ग के हितों में समाज के निचले वर्गों का दमन करना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? महात्मा गांधी 1869 टू 1948। तो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की स्थापना करना जो है, यह इन दोनों में ही समान सहमति पाई जाती है। क्योंकि महात्मा गांधी की क्या सोच थी? महात्मा गांधी की सोच थी अंत्योदय की। अंत्योदय का मतलब क्या होता है कि जो है समाज के अंतिम छोर तक जुड़े हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए। क्या बात है भैया। समर स्पेशल सेल चल रही है, गर्मी का मौसम है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 27 और 28 मई को चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर इतिहास के सभी डिजिटल कोर्सेज पर 50% तक की छूट। जी हाँ, अगर आप इतिहास पीजीटी की कहीं से भी कुछ भी तैयारी करना चाहते हैं तो यह रंगमंच आपके लिए है। इतिहास फर्स्ट ग्रेड का कोर्स यहाँ पर है 2999। हिस्ट्री फाउंडेशन का कोर्स है जिसमें सभी पीजीटी एग्जाम को कवर किया जाता है। विश्व इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, टेस्ट सीरीज यहाँ पर है टॉपिक वाइज। याद रखिएगा, केवल और केवल 699। पीडीएफ नोट्स 1111 रुपए। हिस्ट्री हार्ड कॉपी के नोट्स है। सेकंड ग्रेड एसएसटी के 999 का कोर्स है। यूपी टीजीटी हिस्ट्री मात्र 1499 का है। तो देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। हेल्पलाइन नंबर 8802060952 रहने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, यह भी आपको यहीं पर मिलेगी। अगला प्रश्न, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासीदार राज्य की नामित राजस्व का दाता। सही सुमेलित तो होगा। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, और मेरे दोस्त केवल तीन और एक, दो, तीन। बताइए। बढ़िया प्रश्न है। देखिए साहब, एक शब्द आया है औरंग। अगर आपने छावा मूवी देखा होगा तो औरंगजेब के लिए औरंग कहा गया है, लेकिन मूल रूप से आपने देखा ना, माल रखने के लिए गोदाम होता है ना, गोदाम। ठीक है,
इस गोदाम जो है, इस गोदाम को, ये तो हिंदी भाषा का शब्द हो गया, लेकिन अगर आप फारसी भाषा पढ़ते हैं तो फारसी भाषा में गोदाम को ही क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, औरंग कहा जाता है, स्टोरेज। ठीक है ना। तो गोदाम को क्या कहा जाता है, औरंग कहा जाता है। किस भाषा में, फारसी भाषा में। तो ये तो होगा नहीं। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, ये सही है। मिरासीदार, राज्य की नामित राजस्व का दाता। तो केवल 2 और 3 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभावों की सही व्याख्या करता है। भारतीय दस्तकारी उद्योग धंधे नष्ट हो गए। अगला है, भारतीय वस्त्र उद्योगों में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। बताइए, औद्योगिक क्रांति की वजह से कहीं न कहीं हमारे भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। आप एक बात बताइए ना, कहीं ना कहीं अगर उद्योग स्थापित हो रहा है तो उस उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता है ना। अब कच्चा माल यह तो जरूरी नहीं है ना कि उद्योगों के पास ही मिलेगा। मान लीजिए आपने हमारे राजस्थान में जयपुर में जो है वह कोई उद्योग स्थापित किया, ठीक है। मान लीजिए आपने जयपुर में जो है सीमेंट की फैक्ट्री लगाई। अब जयपुर में तो सीमेंट के लिए कच्चा माल है ही नहीं, लाइमस्टोन मिलेगा ही नहीं। आपको उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा जी, सवाई माधोपुर जाना पड़ेगा। अब सवाई माधोपुर से जयपुर तक माल आएगा कैसे, क्योंकि उद्योग कहाँ पर है, उद्योग है हमारे जयपुर में, और कच्चा माल कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। अब इस कच्चे माल को यहाँ तक लाने के लिए हमें रास्ते बनाने पड़ेंगे। तो याद रखिएगा, या तो आप सड़कें बनाइए या फिर आप यहाँ पर रेल बनाइए। तो इस वजह से भारत पर सबसे ज्यादा प्रभाव क्या पड़ा कि देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें जो है यह बिछाई गई थी। आपके यहाँ पर जो ये रेल लाइन जाती है ना, याद रखिएगा, ये रेलवे लाइन अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है। अंग्रेजों ने ये रेलवे लाइन इसलिए नहीं बनाई है कि आप गांव से जो है वो शहर आ सके पढ़ने के लिए, किसी और पर्पज से ना भाई साहब, ना, विचार ही मत करना। ये इसलिए बनाई थी ताकि आपके गांव में से कच्चे माल को समुद्र के किनारे तक लाया जा सके, और समुद्र के किनारे तक ला करके उसको ब्रिटेन भेजा जा सके, और ब्रिटेन में जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उन फैक्ट्रियों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति की जा सके। इसलिए ये रेलवे लाइनें बनाई गई है। आप ये मत सोचना कि आपके गांव से आपको शहर आने के लिए जो है ये रेलवे लाइन, ना, ये उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, रेलवे लाइनें अंग्रेजों ने अपने व्यापक हितों को साधने के लिए बनाई थी। क्लियर, चीजें समझो। इतिहास क्या है, इतिहास रटने का विषय थोड़ी है। इतिहास जो है मूल रूप से समझने का विषय। इतिहास जो है आपकी सोच को विकसित करता है, इतिहास आपके ध्यान को बढ़ाता है, इतिहास आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। अगर इतिहास को रटोगे तो रटने के आधार पर तो आप कभी इतिहास पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में लिखी गई सखाराम गणेश देवशर की जो पुस्तक है देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहन विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों, लोक गीतों को प्रेरित किया। देवसर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया है, सही कथन होगा। बढ़िया प्रश्न है। अब देखो यहाँ पर आपको एक नई जानकारी क्या मिली कि सर सखाराम, गणेश और देवसर ये एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, और इनकी किताब है देशेर कथा। अगर आप थोड़ी सी बंगाली में जानते हैं, सुनी होगी, तो आपको पता होगा कि इस तरह के शब्द कहा जाता है देशेर। जैसे 1905 का बंगाल विभाजन पढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने क्या लिखा था, आमार सोनार बांग्ला एकला चालो रे, एकला चालो रे। तो सामान्यतः बंगाली भाषा में इस तरह के शब्दों का, मात्रात्मक शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ की जानकारी तो मिलेगी ही सही। अब चूंकि यह प्रश्न जो है यह मैंने आपके लिए इसलिए रखा है ताकि आपको जानकारी दी जा सके। आई वॉन्ट टू गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट दी सखाराम गणेश देवशर्स बुक देशेर कथा। ऑल आर करेक्ट। कि इस पुस्तक में औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहन विजय के विरोध में चेतावनी है। इस पुस्तक में स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोक गीतों को प्रेरित किया गया है। देवशर द्वारा देश शब्द का प्रयोग जो है बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया है। गांधी इरविन समझौता क्या गजब का प्रश्न है, कब हुआ था? 5 मार्च
1931 को। निम्नलिखित में से क्या जो है सम्मिलित है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लिया जाना, पुलिस की ज्यादतियों के जांच हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं है। सही होगा केवल एक, एक, दो, चार, केवल तीन, दो, तीन और चार। बताइए। एक अच्छा प्रश्न है। आपने अगर गांधी इरविन समझौते को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मूल रूप से इरविन का उद्देश्य क्या था? इरविन का उद्देश्य एक था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा है सर, उस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को बुलाया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में जितने भी अध्यादेश जारी किए थे उन्हें वापस लिया जाए। लेकिन ये थोड़ी था कि पुलिस ने जो ज्यादतियां की है गांधी जी के सुझाव को स्वीकृत करना, ना जी ना, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग है। ये तो है, इसे राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया था। इसी समझौते में तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी, इसीलिए तो बाद में उन्हें जो है फांसी के तख्त पर झुला दिया गया था 23 मार्च सन 1931। हम कैसे भूल सकते हैं? अगला प्रश्न है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? बहुत गजब का उम्दा प्रश्न है। गोपाल बाबा वलंगकर, ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव रामजी अंबेडकर। विटाल विध्वंसक एक मंथली मैगजीन है, किसने प्रकाशित की थी? गोपाल बाबा वलंगकर जो है इनके द्वारा यह प्रकाशित की गई थी। ठीक है, भारत के अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लिए उन्होंने काम किया था और मूल रूप से यह कौन थे? यह एक मराठी समाज सुधारक थे। यह कौन थे? याद रखना, मराठी समाज सुधारक थे यह। ठीक है, चलिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? महिलाओं की शिक्षा के अधिकार को लेकर के, सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। सही जवाब होगा, बताइए। रखमाबाई जो मुकदमा था महाराष्ट्र के इतिहास का बेहद ही जबरदस्त जो है प्रश्न रहा। औपनिवेशिक भारत की पहली महिला चिकित्सक मानी जाती है रखमाबाई। ठीक है, सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, ये इन दोनों से जुड़ा हुआ रहेगा, ये आपको पता होगा। जब हम समाज सुधार के बारे में प्रश्न पढ़ते हैं तो यह चीजें आपकी वहां पर देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती जो है इसका ह्रास हुआ था? नील के उत्पादकों के हत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकारी हो जाना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा विरोध, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो है नील की खेती का पतन होना शुरू हो गया था। सर क्या कारण था? देखो, कई सारी इतिहास में इस दौरान नई खोजें हो रही थी और इस वजह से विश्व बाजार में यह प्रॉफिटेबल नहीं रही थी, यानी कि इसमें नुकसान होने लगा था। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है यह किस लिए की थी? उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा। यह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। यह विलियम कैरी और उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। यह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। बताओ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1800 ईस्वी में की गई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से 1802 ईस्वी में इसे वापस बंद करना पड़ा था। ठीक है, इसकी जगह 1806 में इंग्लैंड के हेलेबरी में एक प्रशिक्षण जो है वह कॉलेज स्थापित किया गया था। तो मूल रूप से ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था।
भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? 1857 के विद्रोह का, 1921 के मोपला विद्रोह, 1959 60 के नील विद्रोह, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह। उलगुलान अथवा महान विद्रोह एक बहुत अच्छा शब्द है यह। सर याद रखना, जब हम उलगुलान या महान उपद्रोह की बात करते हैं ना, तो यह मूल रूप से बिरसा मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ माना जाता है। अगला प्रश्न, एक्सला शॉपेल की संधि 1748 में हुई थी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही होगा? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो जाना। ठीक है, एक्सला साफेल की संधि जो है यह जुड़ी हुई है, केवल दो, एक दो दोनों, न एक न दो। याद रखिएगा, अगर हम थोड़ा सा इतिहास को पढ़ते हैं तो इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ो। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। मैं प्लान कर रहा हूँ कि आगामी आपका जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, उस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए कुछ मेगा टेस्ट पेपर मैं आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आऊँ, प्लान कर रहा हूँ। ठीक है ना, 3-4 मेगा टेस्ट पेपर कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए लेकर आने का विचार चल रहा है मेरा। ठीक है, एक बार कमेंट करिएगा आपका क्या विचार है। अभी डिजिटल बोर्ड खराब है, इसीलिए आपकी चाइनीज रिवॉल्यूशन यानी कि चीनी क्रांति की क्लास नहीं हो पा रही है। और कुछ विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं कि सर हमें जो है ना, एक बार साम्राज्यवाद, अरब, दक्षिणी पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में जो साम्राज्यवाद है वो भी एक बार पढ़ा दीजिएगा। तो विचार है मेरा ऐसा, एक बार बोर्ड सही हो जाए तो उस पर चर्चा करें। याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों को जो है मद्रास फिर से प्राप्त हो जाना। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, आप गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिक्किम का भारत में विलय जो है वह किसके द्वारा किया गया था? ठीक है सर, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, डलहौजी, ऑकलैंड। देखो मामला क्या है, थोड़ा सा इतिहास पढ़ो, इतिहास बड़े रोचकता कभी कभी प्रदान करता है। कहा जाता है कि 1850 की बात है, सिक्किम में दो अंग्रेज डॉक्टर जो है ना वो कार्यरत थे। अब उन अंग्रेज डॉक्टरों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार यहाँ पर किया गया। क्या बात क्लियर हो गई? अब जब दुर्व्यवहार किया गया तो उस वजह से लॉर्ड डलहौजी नाराज हो गया। नाराज होकर के उसने जो है सिक्किम का भारत में विलय कर लिया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने यह काम किया था। ठीक है, 1850 ईस्वी में दो डॉक्टरों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके सिक्किम का भारत में विलय किया गया था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन समझौते के बाद में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर सन 1931 तक। ठीक है, सर याद रखना, महात्मा गांधी ने भाग लिया, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद जो है वह इसमें भाग नहीं लेते। क्या बात है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज देख रहे हो क्या आप लोग? तो फिर देरी किस बात की, हमारे पास है ना। आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, यहाँ पर इतिहास की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। अभी ऑफर चल रहा है तो इसके अंतर्गत 799 की टेस्ट सीरीज आपको केवल और केवल 699 में मिल रही है। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। इसमें प्राचीन भारत के 14 टॉपिक, मध्यकालीन भारत के 16, आधुनिक भारत के 14, विश्व इतिहास के 16, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के 15 और 2 फुल टेस्ट मिलेंगे। यानी कि 699 रुपए में हम आपको 77 टेस्ट जो है वह दे रहे हैं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। जजमानी, बाराबलूट, मिरासी और अडाडे। ठीक है, उत्तर भारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर जो है वह सही क्या सुमेलित होगा? देखिए, जजमानी एक प्रथा हुआ करती थी जो उत्तर भारत में चलती है। ठीक है, बाराबलूट महाराष्ट्र की है, मिराशी शब्द जो है यह कर्नाटका का है और अडाडे जो है तमिलनाडु का है। तो सही जवाब 1, 3, 2 और 4 होगा। ठीक है, आप एक बार प्रश्नों का लेवल देखिए जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ ना, गजब का प्रश्न का लेवल है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं और कुछ लेखक हैं। आप अभी पेपर उठा करके देखिए, चाहे हिमाचल आपके हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ हो
यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, वहां पर इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, अ नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर सुमेलित करिएगा। बताइए। देखिए यहाँ पर आपके कुछ किताबें हैं और मेरे प्यारे साथियों उनके लेखक है। अब इनमें सही सुमेलित करते हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन जो प्रसिद्ध किताब है, यह किताब कहीं ना कहीं लाला लाजपत राय की होती है। तो पहला 3 नंबर होगा। गीता रहस्य जो किताब है यह आपके बाल गंगाधर तिलक साहब की है। अ नेशन इन मेकिंग जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आजाद की रचना है। 3 4 1 2। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। रॉबर्ट ई पार्क ने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, लुई वर्थ, लुई डुमांट। बताइए। तो सीमांत व्यक्ति की संकल्पना जो है रॉबर्ट ई पार्क जो है इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है? आधुनिक शस्त्रागार डिंडीगुल में नंदराज ने, हैदर अली, देवराज, चिक्का कृष्णराज। बताइए। सर डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना जो है हैदर अली के द्वारा यहाँ पर की गई थी। अगला प्रश्न। एक को दो के साथ, यानी कि एक कथन है और एक कारण है। कथन क्या है? ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भाग में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था को लागू किया। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। ठीक है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। बताइए। एक अच्छा प्रश्न है। बताइए। सर याद रखना दोनों ही यहाँ पर सही है कि ब्रिटिश सरकार भारत के अलग अलग भाग में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था की थी। इससे क्या हुआ? भारत में किसानों के अलग अलग। एक बात बताओ यार, 5 व्यक्ति है, आप 5 व्यक्ति से अलग अलग प्रकार से कर वसूल कर रहे हो, तो स्वाभाविक बात है ना, इनके अलग अलग वर्ग बन गए नहीं बने? बस इसी व्यवस्था के लिए माना जाता है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि जो है वह दी गई थी? प्रजाहितेच्छु, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्रनायक, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। जयप्रकाश नारायण जो है उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? बताइए। सर याद रखना लोकनायक जयप्रकाश नारायण। हम कहते हैं ना लोकनायक। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये बात याद रख। बिहार से संबंधित है, एक बहुत बड़े राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी रहे। ठीक है। इन्होंने एक संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन भी चलाया था। जेपी जयप्रकाश नारायण कहते हैं इन्हें। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामलदास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। कौन से कॉलेज से जो है इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी? याद रखना भावनगर, श्यामलदास कॉलेज जो है ना भावनगर गुजरात में, यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई का कार्य किया था। ठीक है। चलिए। इसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से जो है वह कानून की शिक्षा ग्रहण की थी। किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था?
नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ये भी एक महत्वपूर्ण है। देखो भाई साहब, जब हम 1857 के विद्रोह की बात करते हैं ना, तो 1857 के विद्रोह पूरे भारत में फैल गया था। नाना साहब ने कानपुर में, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, अहमदुल्ला साहब फैजाबाद में, जीनत महल और बहादुर शाह ने दिल्ली में भाग लिया था, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार में, लियाकत अली ने इलाहाबाद में। तो यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही आंसर होगा। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दे दी गई है जिसमें सब ब्रेक है पर इंजन ही नहीं है? 1858 का अधिनियम, 1909, 1935 और 1919 और 1935 का अधिनियम। जवाहरलाल नेहरू का कथन कि हमें एक ऐसी कार दे दी गई है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, इस अधिनियम के बारे में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था? कि यह अधिनियम पूरी तरह से सड़ा हुआ, मौलिक रूप से खराब और बिल्कुल अस्वीकृत अधिनियम है। यह 1935 का अधिनियम है। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? देखो प्रश्न देखो, यहाँ पर तारीख नहीं पूछी कि 12 मार्च से शुरू हुई थी, 6 अप्रैल तक चली थी, है ना। हम ये पढ़ते हैं कि 12 मार्च से लेकर कब तक? 6 अप्रैल सन 1931 तक चली थी, सॉरी 1930 तक चली थी। अब यहाँ पर पूछ लिया कि बताओ कितने दिन चली थी? 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन। सर याद रखना 24 दिन चली थी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सूर्यसेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। सर याद रखना यहाँ पर सही जवाब होगा राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। स्पेशल समर ऑफर का लाभ उठा सकते हैं 27-28 मई 2025, यानी कि आज और कल ऑफर चल रहा है। चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर इतिहास के जितने भी कोर्स हैं इन सभी पर 50% तक की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास के अलावा हिस्ट्री फाउंडेशन का कोर्स है, सभी पीजीटी एग्जाम के लिए उपयोगी होता है। विश्व इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज पीडीएफ हार्ड कॉपी में नोट्स है। सेकंड ग्रेड एसएसटी और यूपी टीजीटी का कोर्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप हेल्पलाइन नंबर देखना चाह रहे हैं तो 8802060952 इस नंबर पे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, और इसकी पीडीएफ जो है आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।